Hello students, hope all of you are well. So today we will start with our next topic, that is the fundamental theorem of arithmetic and the division algorithm, which is the mainly starting point of the number theory. Though we have start our number theory with the principle of mathematical induction, so before we go to this topic, please revisit the previous lecture that I have done on the principle of mathematical induction. So let's start. So basically नंबर थ्योरी स्टार्ट विद द प्रोपोर्शन ऑफ डिविजिबिलिटी. नंबर थ्योरी में बहुत सारा टॉपिक है. मैं पहले ये बात तुम लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ. बहुत सारा टॉपिक है जो एक्चुअली मैथमेटिक्स ऑनर्स का टॉपिक है. तो हमारे इंजीनियरिंग सिलेबस में जो जो टॉपिक होता है और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जहाँ से मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आता है. ठीक है, मैं जो टॉपिक यहाँ पे कर रहा हूँ इसको छोड़ के भी बहुत सारा टॉपिक है. तो ये सोनली इंजीनियरिंग के लिए है, ये ऑनर्स के लिए नहीं है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द डिविजिबिलिटी. सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी? सपोज इफ वी टेक एनी टू इंटीजर विथ a नॉट इक्वल टू 0, देन a इज सेड टू डिवाइड b इफ देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर k सच दैट b विल बी ए मल्टीपल ऑफ k. ये बात मैंने तुम लोग को पहले भी बताया है. ठीक है, तो डिविजिबिलिटी को हम लोग डिनोट करते इस सिंबल से a डिवाइड्स b. तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है डिविजिबिलिटी का जो हमारे पूरा नंबर थ्योरी चैप्टर में यूज होगा. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखा हुआ है. सो फर्स्ट इज दैट a डिवाइड्स b डिवाइड्स c, देन ऑब्वियसली a डिवाइड्स c. तो मैंने छोटा छोटा करके इसका प्रूफ भी दिया हुआ है. प्रूफ तुम लोग देख लोगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. मुझको ये प्रूफ बताने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तीसरा जो प्रूफ है ये मैं तुम लोगों को बता देता हूँ. ये मैक्सिमम टाइम्स यूज होता है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूं, और बाकी सब प्रूफ तुम लोग देखोगे तो खुद ब खुद आ जाएगा. जैसा सेकंड प्रूफ है a डिवाइड्स b a डिवाइड्स c, so it imply a divides b plus c. a divides b a divides c, then for any arbitrary integer x and y a divides bx plus cy. इसको चलो प्रूफ कर लेते हैं. a अगर b को डिवाइड करता है that means b is a multiple of a will be multiplied by some integer k1 such that b equals to ak1. Similarly a divides c means c is a multiple of a, some k2 is there, say a into k2 equal to c. Now b is multiplied with x and c is multiplied with some integer y. So b को x से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये क्या हो जाएगा ax k1. यहाँ पे c को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ay k2. So bx प्लस cy जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि a कॉमन आ रहा है. x इंटू k1 प्लस y इंटू k2 बाहर है. x इंटीजर है, k1 इंटीजर है, y इंटीजर है, k2 भी इंटीजर है. तो x k1 plus y k2 becomes another integer. Say we are denoting this integer by k3. So bx plus cy is a multiple of a, that means a divides bx plus cy. आसान सा प्रूफ है, सभी प्रूफ आसानी है. ठीक है, ये प्रूफ एग्जाम पे नहीं रहता है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन ये प्रूफ थ्योरम में एप्लीकेबल होगा, इसीलिए मैं ये प्रूफ यहाँ पे लिखा हुआ है. नेक्स्ट चले आते हैं प्राइम नंबर. प्राइम नंबर तो तुम लोग जानते हो क्या होता है, but the thing you have to remember that any integer which is must be greater than 1, strictly greater than 1, is said to be a prime number or simply a prime if its only positive divisors are 1 and p. Okay, so if for a prime number the prime number must be strictly greater than 1, otherwise it cannot be a prime number. Obviously the numbers 0 and 1 are not the prime numbers or not the composite numbers. Okay, next the theorem is the most important theorem for which this lecture actually I am creating. That is the fundamental theorem of arithmetic. So what is the statement of the theorem? Try to understand. Any positive integer is either 1 or a prime number, or it can be expressed as the product of prime numbers. Okay, also the representation being unique except for the order of the prime factors. एक एक करके मैं दोनों पार्ट है, दोनों पार्ट समझा देता हूँ. देखो, पहला बोला है कि कोई भी एक इंटीजर तुम लोग अगर चूज करोगे सेट ऑफ ऑल इंटीजर से, आइदर वो क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर चूज करोगे नेचुरल नंबर से. ऑब्वियसली नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पे दिया हुआ है. पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई भी तुम लोग चूज करोगे तो वो आइदर 1 होगा या फिर एक प्राइम नंबर होगा, और वो क्या हो सकता है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम. अगर वो कंपोजिट नंबर है तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा. ये तो आसान से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इफ यू चूज 1 देन 1 इज इटसेल्फ ए positive integer. If you choose 2 then 2 is a nothing but a prime number. If you choose 3 then 3 is a prime number. If you choose 4 then 4 is nothing but 2 into 2, that is product of prime. If you choose 5 then it is prime. If you choose 6 then 6 is nothing but 2 into 3, that is also product of prime. So we can categorize all the natural numbers in 3 category, that is either it may be 1 or it may be prime number or it may be expressed as the product of prime. दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको समझ लेते हैं. ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन बीइंग यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स. ये क्या बोल रहा है, देखो
अगर 6 है हमारा कोई भी एक कॉम्पोजिट नंबर, तो हम लोग 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 से लिख सकते हैं या फिर 3 इंटू 2 से लिख सकते हैं। तो इसका क्या रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो रहा है? डिफरेंट नहीं हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन यूनिक ही है, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम फैक्टर्स है और 2 से 3 को हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है? ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स बीइंग ऑल्टरनेट, दैट मीन्स 2 पहले है, 3 बाद में लिखेंगे, या फिर 3 को पहले लिखेंगे या फिर 2 को बाद में लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली इफ यू कंसिडर एनी इंटीजर 10, पॉजिटिव इंटीजर 10, सो 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 इंटू 5 एज वेल एज 5 इंटू 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, 2 और 5 भी प्राइम फैक्टर है, लेकिन 2 इंटू 5 भी कर सकते हैं, 5 इंटू 2 भी कर सकते हैं। सो ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स मे नॉट नेसेसरली यूनिक। सो लेट अस प्रूव द two statements. So the first statement says that any integer is either 1 or prime, or it can be expressed as a product of prime. Suppose we are taking any integer, positive integer n, and it is starting from the natural number positive integer, so n will be start from 1. Either n will be equal to 1 or n will be greater than 1. These are the only possibility for a natural number. Either it may be 1 or it may be greater than 1. So we are assuming that Pn be a statement that any positive integer is either 1 or it is a prime, or it can be expressed as the product of prime. तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो n इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फॉर n इक्वल टू 2, p2, if we choose p2, then p2 is nothing but 2, so 2 is obviously a prime number, the statement again true. If you choose 3, then p3, 3 is again prime, then again the statement is true. So obviously p1 and p2, both the statements are true. So we are assuming that the result is also true for all n between 2 less equal to n less equals to k. So k तक हम लोग पकड़ रहे हैं कि k तक हमारा सभी इंटीजर्स के लिए ये रिजल्ट क्या हो रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। नाउ वी विल चूज द अनदर इंटीजर, दैट इज द नेक्स्ट इंटीजर k प्लस 1। हम लोग को दिखाना है k तक हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा assumption सही है। अभी इंडक्शन क्या करता है? k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना पड़ता है। So let us choose the element k plus 1. Now if you think that k plus 1 is itself a prime number, k plus 1 प्राइम हो सकता है। k का वैल्यू तो हम लोग को मालूम नहीं है, k हम लोग पकड़ रहे हैं कि k तक हमारा वैल्यू ठीक ठाक है, मतलब हमारा रिजल्ट ठीक ठाक है। तो अगर k plus 1 is itself a prime number, then obviously it is a nothing but pk plus 1 is true. And if k plus 1 is not a prime number, then it must be a composite number. अगर प्राइम नहीं है तो composite होगा। तो अगर कंपोजिट होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम लोग दोनों प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट आ रहा है? प्राइम का प्रोडक्ट आ रहा है क्या कोई और प्रोडक्ट आ रहा है? ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं? k प्लस 1 को r इंटू एस प्रोडक्ट से लिख रहे हैं। सपोज तुम लोगों ने 24 को चूज किया है, तो 24 को मैं तो लिख सकता हूँ 6 इंटू 4। तो मुझे मालूम है 24 एक कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर का मतलब है दोनों प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स रहेगा, ठीक है ना। तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 4। अभी 4 को और 6 को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो फाइनली 24 भी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखो, सो k प्लस 1 इक्वल्स टू r इंटू एस। नाउ r एंड s बोथ आर इंटीजर्स, ऑब्वियसली 2 less equals to r less than k plus 1 and 2 less equals to s less than k plus 1. Obviously none of r and s will be 1. If any one of r and s will be 1, then it will be a prime number. So obviously r and s will be greater than equal to 2 and less than k plus 1, both of them. Now obviously you can see that by our assumption, that is 2 less equals to n less equals to k के लिए हमारा assumption सही था, ट्रू था। इसीलिए r का वैल्यू क्या है? 2 से k तक है, तो r के लिए भी pr क्या होगा? ट्रू होगा। s का वैल्यू कहां पे लाई कर रहा है? 2 लेस इक्वल्स टू s लेस इक्वल्स टू k, k प्लस 1 तक नहीं है, उसके पहले है। इसका मतलब मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? k तक जा सकता है। तो s के लिए भी वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो ps क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। तो pr ps अगर ट्रू होगा, इसका मतलब क्या होगा? r को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, s को भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर r को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हैं, s को भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख रहे हैं और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो k प्लस 1 क्या हो जाएगा? फाइनली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तुम लोगों को कहा है, सपोज k प्लस 1 इज इक्वल टू आवर 24। सो 24 को हम लोग 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। अभी 6 को देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 तो 24 से छोटा है, तो हमारा एजम्पशन सपोज 23 के लिए था। k का वैल्यू यहाँ पे 23 पकड़ लो। सो सपोज हमारा assumption is true for k equal to 23. So k plus 1 is equals to our 24, which is a composite number. Now k plus 1 equals to 24, that is equals to 6 into 4. Now 6 is lying between 2 and 23. So 6 can be expressed as product of prime, as our assumption is that. So 6 will be equals to 2 into 3.
Also 4 is expressed as 2 into 2. So finally whenever we write down 24, it will be 2 into 3 into 2 into 2. That means it is nothing but a product of prime. Obviously the result is true for all values of natural number. Hence the result is obvious. Okay, very important theorem है, बहुत ही छोटा भी है और समझने में कि कोई दिक्कत भी नहीं होता है। दूसरा पार्ट चलो चले जाते हैं। ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन बीइंग यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन को यूनिक बोला है तो हम लोग दोनों रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, ठीक है ना। n इक्वल टू p1 p2 pm, q1 q2 qk, बी आर टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सेम नंबर n, जहां पे pi qi बोथ क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे जितना भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे भी उतना ही प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो ये तो रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हियर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज m इक्वल टू k। ऑल्सो व्हाट वी हैव टू शो दैट यहाँ पे जो p1 p2 pm है और यहाँ पे जो q1 q2 qk है वो अलग अलग प्राइम नहीं होगा। यहाँ पे p1 हो सकता है यहाँ पे qk के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे p2 शायद q2 के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे p3 शायद qr के साथ मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जो प्राइम नंबर्स है वही प्राइम नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे भी है। यही दोनों चीज हम लोग को प्रूफ करना है। अगर हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं तो हम लोग कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। अभी चलो इसको प्रूफ करते हैं। Now you can see that p1 is a prime factor of n, so p1 obviously divides n. Now if p1 divides n and n has another representation q1 q2 qk, so p1 divides q1 q2 qk। अभी सोचो q1 q2 qk सभी प्राइम नंबर्स है, p1 भी प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को डिवाइड कर रहा है। तो ये कब हो सकता है, अगर वो प्राइम नंबर खुद उस प्रोडक्ट के अंदर है तभी ना जाके ये होगा। p1 एक प्राइम नंबर है, सपोज यहाँ पे p1 का वैल्यू है 2, तो p1 अगर इसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, q1 q2 qk के बीच में कोई ना कोई वैल्यू तो 2 होना चाहिए, अदरवाइज p1 तो इसको नहीं डिवाइड करेगा ना, क्योंकि q1 q2 qk सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो p1 कोई ना कोई q के साथ मैच हो जाएगा। से फॉर सम r 1 लेस इक्वल्स टू r लेस इक्वल्स टू m, p1 qr के साथ मैच हो रहा है। तो p1 अगर qr के साथ मैच हो जाएगा तो p1 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाय कैंसिल आउट p1 एंड qr ऑन बोथ साइड व्हाट वी हैव ऑन दिस एक्सप्रेशन, वी कैन सी दैट p1 विल बी कैंसिल्ड आउट एंड वी विल लेफ्ट विथ p2 p3 dot pm, and on the right hand side we will have q1 q2 qr minus 1 qr plus 1 dot qk। क्योंकि यहाँ पे p1 था और यहाँ पे qr था, दोनों कैंसिल आउट हो चुका है क्योंकि वो दोनों क्या है, सेम है। तो अभी ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो प्रोसेस अगर कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, देखो अगर m का वैल्यू k से छोटा है, सपोज द नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन द LHS इज लेस देन नंबर ऑफ टर्म्स इन द RHS। सो इफ m इज लेस देन k, तो आफ्टर m स्टेप क्या होगा, कोई p1 नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई p नहीं रहेगा, आफ्टर m स्टेप सभी p कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अगर k का वैल्यू लार्जर है m से तो यहाँ पे कुछ ना कुछ टर्म्स रह जाता है, ठीक है ना। कितना टर्म्स रह जाएगा, k माइनस m प्राइम फैक्टर्स विल बी देयर। यहाँ पे p m तो k से छोटा है तो m नंबर ऑफ p विल बी कैंसिल्ड आउट, सभी p यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ q रह जाएगा, कितना q रहेगा, k माइनस m नंबर ऑफ q रह जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो रहा है और राइट हैंड साइड पे q सॉरी k माइनस m प्राइम फैक्टर्स है। सो दैट कैन नॉट बी हैपन, दैट इज एन एब्सर्ड रिजल्ट। Similarly, if you choose k less than m, then after k step, right hand side will be equal to 1 and the left hand side we will left with m minus k prime factors, which is also gives us the contradiction. So k m से छोटा भी नहीं होगा, k m से बड़ा भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, k और m दोनों इक्वल होगा। सो थ्योरम प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, अच्छे से समझ लो और लिख लो। नेक्स्ट थ्योरम है यूक्लिड थ्योरम, ये भी 2-3 बार आ चुका है, प्रूफ कर देता हूँ। देखो बहुत ही आसान सा प्रूफ है, नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। कोई भी बच्चा भी कह सकता है कि नंबर ऑफ प्राइम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। यही थ्योरम है यूक्लिड थ्योरम, ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को ये इसको प्रूफ करना कैसे है, सपोज हम लोग को प्रूफ करना है ये नंबर ऑफ प्राइम्स इनफाइनाइट है, सो वी विल प्रूफ इट बाय द कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सो वी विल अज्यूम दैट द नंबर ऑफ प्राइम्स विल बी फाइनाइट, से p बी द लार्जेस्ट प्राइम, सो वी कैन लिस्ट द प्राइम्स एज 2 3 7 5 7 अप टू p, ठीक है। तो हम लोग पकड़ रहे हैं कि नंबर ऑफ प्राइम्स फाइनाइट है, जहां पे p है हमारा लार्जेस्ट प्राइम, p लास्ट प्राइम है, ठीक है, उसके बाद कोई प्राइम ही नहीं है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं प्राइम्स को 2 3 5 7 अप टू p। Now consider the product 2 3 dot p, 2 into 3 into dot p. So if you take the product of all these prime, obviously this product is divisible by each of the term 2, 3, 5, 7 etc. Okay, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के अंदर सभी प्राइम्स है ना, तो ये सभी प्राइम क्या करेगा,
ये प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। नाउ इफ वी कंसीडर द टर्म 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट पी प्लस 1, तो ये तो प्रोडक्ट था 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट पी, ये एक प्रोडक्ट है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। वो कॉम्पोजिट नंबर के बाद में जो टर्म आता है, नेक्स्ट टर्म जो आता है प्लस 1 करके, वो टर्म हम लोग ले रहे हैं। अगर ये टर्म खुद ब खुद एक प्राइम नंबर हो जाता है 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट प्लस पी प्लस 1, अगर ये टर्म खुद ब खुद प्राइम नंबर हो जाता है तो सोचो ये टर्म p से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली p से ज्यादा होगा, क्योंकि p के साथ ये सभी टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये टर्म p से बड़ा हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट इज ए प्राइम नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन p। और अगर ये टर्म प्राइम नंबर नहीं है तो ये टर्म क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो अगर ये टर्म कंपोजिट नंबर हो रहा है तभी भी हम लोग कह सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इट हैज ए प्राइम फैक्टर व्हिच इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन p। Why we are saying that? Obviously you can see that this product 2 into 3 into dot dot into p is divisible by each of the product 2 3 comma up to p. But if you consider this element 2 into 3 into dot dot p plus 1, then it cannot be divisible by any of the number 2 or 3 or 5 or 7 or dot dot p. ये जो टर्म है ना 2 into 3 into p up to p plus 1, ये टर्म को कोई भी प्राइम यहाँ पे नहीं डिवाइड कर सकता है। तो जो प्राइम इसको डिवाइड करेगा उसका वैल्यू p से ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बोथ केसेस जो है उसमें p क्या हो रहा है? लार्जेस्ट प्राइम है, ये assumption false हो रहा है। So by contradiction we can say that p cannot be the largest prime, hence the number of primes will be infinite। ओके, नेक्स्ट चले आते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसका प्रूफ हमारे सिलेबस पे नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नंबर थ्योरी चैप्टर में ये अप्लाई होगा, ठीक है। सो गिवन इंटीजर्स a एंड b with b greater than 0, so there exist two unique integers q and r such that a equal to bq plus r 0 less equals to r less than b। ये तुम लोग जानते हो, जब तुम लोग क्लास 1-2 पे डिवीजन सीखा था वहीं पे तुम लोग ने ये किया हुआ है। ये क्या होता है? a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अगर b से हम लोग b से अगर a को डिवाइड करते हैं तो q हो जाता है कोशेंट, r होता है रिमाइंडर, और रिमाइंडर का वैल्यू लिस्ट कब हो सकता है? 0 हो सकता है, या फिर मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? b-1 तक। सो 0 लेस इक्वल्स टू r लेस देन b। This theorem is known as the division algorithm। Okay, so applying this theorem we have lots of problems, so let us start with 2 or 3 problems। तो यहाँ पे देखो, prove that any integer is of the form 3k और 3k plus minus 1। ये हमको प्रूफ करना है। कोई भी इंटीजर तुम लोग चूज कर लो, उसको मैं ये फॉर्म में लिख सकता हूँ 3k और 3k प्लस माइनस 1, जहाँ पे k क्या है? कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे k और यहाँ पे जो k है ना, दोनों k सेम नहीं है, ये अच्छे से समझ लो। मैक्सिमम स्टूडेंट कहता है कि सर यहाँ पे जो k लिखा है और यहाँ पे जो k लिखा है दोनों सेम है। यहाँ पे दोनों k सेम नहीं है, k बिलोंग्स टू z है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन सभी नंबर्स को हम लोग 3k या फिर 3k प्लस माइनस 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सो व्हेनेवर वी डिवाइड एनी नंबर बाय 3 इट लीव्स रिमाइंडर 0 1 एंड 2। 3 से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या का रिमाइंडर मिलेगा? आइदर 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। तो 0 कौन सा रिमाइंडर मिलता है, माने कौन सा इंटीजर है जिसका रिमाइंडर 0 आता है 3 से डिवाइड करने के लिए? वो नंबर क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। सो दोस नंबर्स व्हिच आर हैविंग रिमाइंडर 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3 into k। दोस नंबर्स व्हिच हैव रिमाइंडर 1 अकॉर्डिंग टू द डिवीजन एल्गोरिथम इट विल बी 3k plus 1, and those numbers which have remainder 2 will be in the form of 3k plus 2। तो 3k plus 0 तो 3k के फॉर्म में है, ये चला आया। 3k plus 1 भी 3k plus 1 में है, प्लस 1 भी आ चुका है, माइनस 1 प्रूफ करना है। तो 3k plus 2 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3k plus 2 3 minus 1। 3k plus 2 कैसे लिख सकते हैं? तो 3 यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या हो जाता है? 3 into k plus 1 minus 1। तो k तो इंटीजर है, तो k plus 1 भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो 3k minus 1 फॉर्म में आ चुका। तो सभी इंटीजर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आइदर वो 3k होगा या फिर 3k plus 1 होगा या फिर 3k minus 1 होगा। सिमिलरली 2 3 proofs I have given here and try to yourself to solve those problems। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने नहीं किया है, तुम लोगों को लिए छोड़ दिया है, कर लो, करके मुझे बताना, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये एग्जाम पे आ चुका है। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ द इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस माइनस 1। तो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लो और उसका स्क्वायर ले लो, तो उसको हम लोग ये फॉर्म में लिख सकते हैं 5k और 5k प्लस माइनस 1, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे?
तो ये प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग को ये प्रूफ करना है जो मैंने लास्ट में किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस माइनस 1 और 5k प्लस माइनस 2, ठीक है ना। तो ये फॉर्म लाने के लिए पहले ये प्रूफ हम लोग को करना ही है, जो प्रूफ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लो, देख के पहले ये प्रूफ पहले कर लेना है, ठीक है। अभी चले आते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। सो वी कैन सी दैट एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 5k और 5k प्लस माइनस 1 और 5k प्लस माइनस 2। तो टेक द स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर। सो 5k का स्क्वायर क्या होगा, 25 के स्क्वायर होगा। तो 25 के स्क्वायर से 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 5 इंटू के स्क्वायर। तो k क्या है, इंटीजर है, 5 के स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा, तो उसको हम लोग लिख रहे हैं k1 से। अभी 5 के प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर को अगर तोड़ देते हो तो क्या मिलता है, 25 के स्क्वायर ए प्लस माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 भी अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचता है 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के प्लस 1 को छोड़ देते हैं, तो 5 के स्क्वायर प्लस माइनस 2 के भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो ये क्या हो जाता है 5k2 प्लस 1। 5k प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाता है 25 के स्क्वायर प्लस माइनस 20k प्लस 4। अभी 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस 1, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 5, यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस 1 एडजस्ट कर रहे हैं बाहर आउटसाइड, तो ये क्या हो जाता है 5k3 माइनस 1। तो कंबाइन करके देख लो, कोई भी स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे और वो किस फॉर्म में है, आइदर 5k और 5k प्लस 1 और 5k माइनस 1। सो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5k और 5k प्लस 1 और 5k माइनस 1। सिमिलर टाइप ऑफ प्रूफ इज गिवन हियर, ट्राई टू सॉल्व द प्रूफ, I have already provided the hint, okay।